ट्रेडबुल्स में आपका स्वागत है। ये शो देखेंगे आप मेरे और वीरू के सौजन्य से। और पिछले शो से हमारे साथ ट्रेडबुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और अरिहंत कैपिटल की कविता जैन जुड़े हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए आज हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और निर्मल बैंक से स्वाति होतकर। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज बात करेंगे एमके ग्लोबल फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार कारवा से। ये सब कुछ लाइंड अप है थोड़ी ही देर में शो पर, लेकिन एक बार जरा निफ्टी का स्टेटस चेक किया जाए। सेंसेक्स वापस रेड में, निफ्टी अब रेड में आने की फिर तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी ने पूरी बढ़त गंवाई। मिड कैप इंडेक्स जो नीचे खुला फिर थोड़ी रिकवरी दिखाई उसने, वहां पर फिर सेलिंग प्रेशर। ये क्लियरली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एक्शन मार्केट का पिछले 5 मिनटों में। हालांकि कुछ सेक्टर्स में एक अच्छे मूव्स आपने देखे हैं और उसमें फार्मा सबसे ऊपर, जिसको औरोबिंदो फार्मा ने लीड किया है। लुपिन, लॉरस, मेट्रोपोलिस अगर उसको आप फार्मा में जोड़ना चाहें, बायोकॉन, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स आपको दिखाई देंगे। और उसके अलावा एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर हालांकि अब ऑफ डेज हाई, और ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ट्रैक्टर प्ले, रूरल प्ले, एस्कॉर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अभी भी मोमेंटम है। लेकिन निफ्टी ने अपनी सारी एडवांटेज गंवा दी अब वापस, और अब इस समय निफ्टी आ गया डे लो पर। अब देखते हैं कि 20 डेमा बचता है या नहीं नीचे वापस। वीरो, ओवर टू यू। वाकई अनुज, इस वक्त दो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रीज को परेशान कर रही हैं, और वो जो 10 डेमा से रिवर्सल आया है उसके पीछे याद रखिएगा, मैं जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का उल्लेख करूं उसको प्लीज़ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा। रिलायंस का इंटरडे हाई रहा एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2502 रिलायंस डे लो पर। रिलायंस थोड़ी सी वीकनेस दिखाता हुआ, और आज जो चीज़ जैसे कि अनुज ने कहा भी और मैं शुरू में जिक्र भी कर रहा था कि हमारे फेवर में नहीं है, दैट्स आई थिंक बिहेवियर ऑफ एचडीएफसी बैंक। ये दो जो दिग्गज हैं ये कॉन्ट्रा आके खड़े हो गए हैं हमारे अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट करते हुए। ओके, अब एक टेक्सचर पर एक व्यू लेते हैं, थर्ड थॉट, और अमित सेठ हमारे साथ हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इंडस्ट्रीज पे व्यू अमित, और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वीरेन जी, आपको बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू अमित जी, थैंक यू। वीरेन जी, निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से निफ्टी अभी एक नो ट्रेड जोन में है। 10 और 20 डेमा के ऊपर फंसा हुआ है। पोजिशनली कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आता है अगर हम 10 डेमा क्रॉस करते हैं, जो कि लगभग 18,717 के आसपास है। 20 डेमा का सपोर्ट हमारा 18,640 के आसपास है, वो ब्रेक करता है तो शायद थोड़ी सी 50 से 60 पॉइंट 70 पॉइंट की एक बिकवाली इंट्राडे आ सकती है। तो इसीलिए निफ्टी एक बार अवॉइड करूंगा, नो ट्रेड जोन। और आप क्लियरली देख रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग गेन्स हमने गिव अप कर दिया। वी रीच ऑलमोस्ट नियर द 10 डेमा और वहां से हमने एक रिजेक्शन मिला। तो इन लेवल पे शॉर्ट इसलिए नहीं करूंगा कि नीचे 20 डेमा, तो बेसिकली स्टक बिटवीन अ जोन। बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ओवरऑल अगर देखें पोजिशनली तो स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, बिकॉज इट इज मेकिंग सीरीज ऑफ लोअर हाइज। हम पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स देखें तो जिसको हाई है वो प्रीवियस कैंडल से लो के नीचे चला जा रहा है। 10 और 20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी है, इट इज ट्रेडिंग बिलो 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओआई का डेटा देखें तो 43,500 में पुट का गुड सपोर्ट है, 44,000 में एक रेजिस्टेंस है, बट दैट इज द ब्रॉडर रेंज करंटली। लेकिन अगर 43,500 गिव अप हो जाता है देन बैंक निफ्टी में प्रेशर बन सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी के लिए रेंज ब्रॉडर रेंज 43,500 टू 44,000 है। स्टॉक स्पेसिफिक्स में जो दो स्टॉक्स मुझे आज पसंद आ रहे हैं, पहला सिप्ला। सिप्ला इज कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाई हायर लोज। लेने का रैशनल ये है कि सिप्ला में हमने एक अच्छा रनअप देखा था और सिप्ला ने लगभग अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके इस रनअप के बाद सपोर्ट लिया और वापस एक हम एक अपटेक देख रहे हैं, जिसने प्रीवियस डे हाई को क्रॉस कर लिया। तो 1003 का इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 1035 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 988 का। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज कोलगेट पामोलिव। थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, बट इसमें हमने एक अपटिक देखा था जो कि लगभग 1670-80 के लेवल में तक गया था प्रीवियस डेज में। पुल बैक आया, पुल बैक ने वापस एक सपोर्ट लिया 20 डेमा पे और आज हम एक इसमें अपटिक देख रहे हैं। तो 20 डेमा लगभग 1630-31 के आसपास है। 1634 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 1700 के टारगेट्स रहेंगे कोलगेट पामोलिव में। पामोलिव यहाँ पर एक बाय समय। चलिए सचिन, आपकी फ्रेश कॉल्स क्या होंगे इस समय की?
अनुज जी, यहाँ पर अगर हम निफ्टी का ही डेटा देखें तो एक शॉर्ट टर्म एवरेजेस जिसे हम ट्रैक करते हैं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो लगभग अराउंड 18,640 के आसपास है। बट जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 18,600 605 के आसपास का स्विंग बन जाना चाहिए, एंड देन प्रोबेबली एक अच्छे रिवर्सल या रिकवरी की गुंजाइश की जा सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो प्रेशर नजर आ रहा है वहां पर थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना है आपको, एंड एक लॉन्ग शॉट कॉम्बिनेशन, एक हेल्दी कॉम्बिनेशन हो सकता है थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पर सिप्ला का जिक्र हमने पहले शो में ही किया था, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा का कंट्रीब्यूशन काफी हेल्दी है, एंड वहां पे लूपिन का डेटा अभी भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक 3 दिनों की स्क्वीज्ड प्राइस एक्शन के बाद एक एक्सपेंशन वाली मूव नजर आ रही है, एंड जिस तरीके से 30 मिनट 60 मिनट चार्ट पे डेटा है, मुझे लग रहा है 860 के नीचे के तो कोट्स अभी यहाँ से बनने नहीं चाहिए। सो खरीदारी करनी है लुपिन के फ्यूचर्स में। इंट्राडे के लिहाज से तो मुझे लग रहा है 880 का आसपास का स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 910 के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको रिटेन करनी चाहिए। एंड स्टॉप लॉस जो आज इंट्राडे का एक लो बनाया है 851 के आसपास का, तो 850 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पर्टिकुलर पोजीशन ऐड करते रहनी है 910 के लक्ष्य के लिए लुपिन ऑन द लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड पे जिस तरीके से पिछले हफ्ते से डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर डीएलएफ में काफी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एंड जिस तरीके से 500 लेवल के आसपास एक बेरिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन एस्टेब्लिश हुआ है, प्लस अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग एस्टेब्लिश की है लगभग 14 हफ्तों के बाद। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यूड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए। रिवर्सल की अगर हम बात करें तो जब तक एक वीकली क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं होती 485 जोन के ऊपर, आई थिंक तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में दबाव रहना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 465 के आसपास का स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 450 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉट्स अभी भी ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 482 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड बिकवाली करनी है डीएलएफ के फ्यूचर्स में। जी, और डीएलएफ फ्यूचर्स सेल, डीएलएफ में वाकई काफ़ी नेगेटिव पैटर्न है, और डीएलएफ ने एक चीज़ याद रखिएगा, आई मीन 6 अप्रैल को जो पॉलिसी थी जिसमें एक पॉज आया था, उसके बाद से लेके अब पहली बार आई मीन शुक्रवार को इसने 20 डे में तोड़ा। तो रेट सेंसिटिव्स में कुछ सेलिंग है, और आपकी स्क्रीन पे डील ऊपर, और फार्मा में और एफएमसीजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और ल्यूपिन जिसका जिक्र अभी सचिन जी ने किया, डे हाई ग्रेड मार्केट करता हुआ। एक बार आप वो देखिएगा डिक्सन, आज सुबह अनुज ने मेंशन भी किया था, दैट्स डूइंग वेल एट डे हाई, यानी इंडेक्स से बाहर अगर आपको कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छा ट्रेड मिला तो उसमें डिक्सन शामिल है। कविता जी, आपकी 2 कॉल्स क्या रहेंगी? कविता जी, वो अनम्यूट वाला बटन होगा, वो दबा दीजिए प्लीज। I'm so sorry. So happy birthday to you. Although it's not belated, I wish you on Twitter. थैंक यू कविता जी। Yeah. So trades तो फार्मा में एक स्ट्रेंथ दिख रही है, जहां मुझे लग रहा है मैक्स हेल्थ में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर एक फ्लैग फॉर्मेशन डेवलप करता हुआ दिख सकता है। कंडीशनली 601 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो 609 615 के टारगेट्स के लिए मैक्स हेल्थ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे ऑफ 585 का। सो एक बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और एक अनदर मुझे लग रहा है आईटी में, मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट पर एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। प्रेशर है काउंटर पर, 3 ब्लैक क्रोस फॉर्मेशंस बने, मुझे लगता है ये मोमेंटम की तरफ, सेल साइड मोमेंटम जो है वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 4794 के लेवल्स पर है। 4830 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 4725 के प्राइस टारगेट्स के लिए परसिस्टेंट पर एक शॉर्ट के लिए। ओके, चलिए फिर ये हो गई बात परसिस्टेंट की। आज फिर थोड़ी सी सेल कॉल्स इस समय। स्वाति को भी जोड़ लेते हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आपकी ट्रेड्स? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वीरू जी। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है, फर्स्ट वन इज एचसीएल टेक। एचसीएल टेक का अगर मंथली चार्ट देखोगे तो उसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। काफी महीने से ये कंसोलिडेशन फेज में था, एंड उसके बाद हम लोग ने जो लास्ट वीक उसका ब्रेकआउट देखा था, काफी रीसेंट ब्रेकआउट मिला है विद गुड वॉल्यूम्स। मुझे लगता है ये इसमें काफी पोटेंशियल है 1210 1220 के लेवल टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे एचसीएल टेक बाय कीजिएगा, 1150 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1220।
सेकंड बाय कॉल मेरा एस्कॉर्ट्स पे है। एस्कॉर्ट्स पे ये काउंटर काफी स्ट्रांग है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है एंड इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जिसे हम देखते हैं 50-100 डीएम उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, अगेन इट्स बाउंसिंग बैक टुवर्ड्स न्यू हाई। ये पैटर्न काफी स्ट्रांग है, मुझे लगता है ये इसमें काफी स्ट्रांग पोटेंशियल है अपसाइड में 2220-2240 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे एस्कॉर्ट्स बाय कीजिएगा, 2150 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2260 रुपीस। ओके, चलिए ये इस समय एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर एक राय। अब हमारे साथ एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार कारवा जुड़ गए हैं, जिनके पास इक्विटी कैपिटल मार्केट में 3 दशक का अनुभव रहा है। आइए उनसे समझते हैं मार्केट का ट्रेंड। कृष्णा सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू आज CNBC से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इसके लिए। मार्केट में इस समय क्या मूड माहौल, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में एक बहुत वन वे तेजी रही और कई लोग थोड़ा पिछले हफ्ते कह रहे थे कि थोड़े एक्सूबरेंस के साइन थे, जिस तरीके से एक के बाद एक ब्लॉक्स आ रहे थे और सारे एब्जॉर्ब हो रहे थे 2-2 मिनट में, और उसके बाद स्टॉक्स 10-10% ऊपर जा रहे थे, जो कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट है। आपका क्या व्यू है? नहीं, सही कहा अनुज आपने कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज की ओर बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने में निफ्टी करीब 10-12% बढ़ गया एंड स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस करीब 20% से बढ़े हैं। और अगर आप स्टॉक्स देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो काफी 30-40-50% भी काफी स्टॉक्स में बढ़ावट हुई है। तो ये देखते हुए, और मुझे लगता है कि शायद मैक्रोस जो थे विच इज कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स वगैरह पॉज पे आने लगे, इन्फ्लेशन थोड़ा सा लगा कि रुकेगा, लोकली भी RBI ने 2 बार नाउ इंटरेस्ट रेट पॉज रखे हैं, तो उससे वजह से भी जो पॉजिटिविटी आ रही थी उसका भी पूरा प्ले आउट शायद हो गया है। एंड पिछले 3 महीने से आप देखेंगे तो SBI इनफ्लोज भी बहुत ही रोबस्ट रहे हैं। तो ये सब कारणों से जो मार्केट ऊपर अच्छे से इम्प्रूव किया, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस का भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट बहुत रैशनली बिहेव कर रहा है कि पिछले हफ्ते से आप देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। एंड इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि ओवरबॉट या ओवर एक्सूबरेंस हो, उसके पहले ही इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा एक पॉज लिया है। तो रैशनली बिहेव कर रहा है। मुझे लग रहा है कि नाउ मार्केट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह फिर से शुरू हो जाएंगे 15 जुलाई से, उसके लिए वेट कर रहा है कि भाई कौन से सेक्टर्स में कैसे आप मूव वगैरह या किस तरीके के फर्स्ट क्वार्टर या आगे का क्या ज्ञान है, उसके हिसाब से आई थिंक बहुत ही रैशनल बिहेव कर रहा है मार्केट। एंड इवन आप म्यूचुअल फंड भी देखेंगे तो SIP फ्लोज तो रेगुलरली चल रहे हैं, बट नेट इनफ्लोज 2 महीने से थोड़े स्लो है। तो अगेन जो लंपी इन्वेस्टर्स है, आई थिंक उन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग पिछले 2 महीने से किया है। तो बहुत ही रैशनल मार्केट है ऑनेस्टली। मार्केट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात हो गई इस समय एक ओवरऑल मार्केट व्यू की। एक इस समय जो FIIs का पैसा आ रहा है कृष्णा सर, वो आपके हिसाब से किन पॉकेट्स में जा रहा है? क्योंकि क्लियरली 2-3 बैंकों ने लीड किया, लेकिन कंजम्पशन ने बहुत शानदार मूव्स दिखाए हैं। क्या कंजम्पशन में आपको लग रहा है कि अभी भी पैसा चेज कर रहा है, और क्या यहाँ अभी भी चेज करना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक वो सेक्टर थोड़ा दबा हुआ भी था, और अगर रूरल इंडिया वगैरह पिकअप का एक्सपेक्टेशंस है तो जहाँ पे अंडर ओनरशिप है, जहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में अच्छा पिकअप होगा, तो वो सेक्टर्स अट्रैक्ट करेंगे इनफ्लोज, एंड राइटली सो। तो आप देखेंगे कि डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ नंबर्स चाहे बैंक्स वगैरह के आए, बट वहाँ के स्टॉक्स शायद ओवर ओन्ड है, SBI भी काफी ओन करते हैं, तो वो स्टॉक्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। तो FPI भी ऑब्वियसली रैशनल बिहेवियर रहता है उनका भी, एंड जहां पर उनको अंडर ओनरशिप दिख रहा है उस हिसाब से, या अंडर ओनरशिप है या जहां पे ग्रोथ बेटर है, तो वहां पे उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहा है। ओके कहा सर, एक और चीज़ है, अब आते हैं एक ऐसे स्पेस पे, अभी तक अनुज ने जो प्रश्न पूछे मार्केट के स्ट्रक्चर पे और FIIs का पैसा किसको चेस कर रहा है, अब उस चीज़ पर आते हैं जिसने परफॉर्म नहीं किया या फिर उसके लिए पर्याप्त स्थिति नहीं थी। आई मीन आप समझ गए होंगे मेरा प्रश्न केंद्रित है IT की तरफ। डायरेक्टर साहब एक बार जरा प्लीज 6 मंथ चार्ट रखिएगा, निफ्टी IT वर्सेस निफ्टी। हमने ऑलमोस्ट ट्रैजेक्टरी छू ली सर एक बार, लेकिन निफ्टी IT मई 2022 से लेकर अब तक इसी ट्रैजेक्टरी में है।
आप लोग इस वक्त ठीक क्वार्टरली अर्निंग्स स्टार्ट होने से पहले क्या व्यू रख रहे हैं आईटी पे, कंप्लीट व्यू, और अगर बाइसेक्ट करके सर बिटवीन लार्ज कैप और मिड कैप आईटी अगर आपका कोई व्यू हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए, जो यूएस रिसेशन वगैरह होगा उसका जो फेयर था, राइटली आईटी कंपनीज के लास्ट 12 महीने से अंडर परफॉर्मेंस रहा है। कुछ वैल्यूएशन भी उसके पहले थोड़े अत्यधिक हो गए थे, तो दोनों ही प्ले आउट कर गया है। अभी रैशनल बिहेवियर है एज फार एज आईटी कंपनीज आर कंसर्न, बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है। जो भी कमेंट्री वगैरह आ रही है उससे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रोथ कैसे रहेगी आने वाले 1-1.5 साल में। तो आईटी इसलिए इन्वेस्टर्स थोड़े से वेट एंड वॉच मोड में है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि फंडामेंटली आईटी कंपनीज का जो बिजनेस कंस्ट्रक्ट है, जहाँ पे इतने कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से आईटी कंपनी ज्यादा घटेंगे नहीं। जितना घटना है उतने शायद घट गए, लेकिन अपटिक कब आएगा ये थोड़ा बोलना मुश्किल है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो यहाँ से उनको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, नोइंग फुल्ली वेल दैट 6-8 महीने के लिए शायद 2-3 क्वार्टर समय लग सकता है। बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनीज के जो ग्रोथ है, सब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल के लिए उनकी ग्रोथ 8-10% से ज्यादा नहीं है, और वैल्यूएशन भी उनके करीब 22-24% टाइम अर्निंग्स पर है। जबकि मिड कैप कंपनी, हर एक कंपनी की अलग अलग स्ट्रेंथ वगैरह होती है, बट जनरली उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मुझे लग रहा है काफी ज्यादा बेटर है। तो अगर यंग इन्वेस्टर्स है या ज्यादा मिड कैप आईटी में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद रिटर्न्स आपको बेटर बनेंगे, लेकिन लार्ज कैप आईटी में रिस्क कम रहेगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है जो वैल्यू देख रहा है, तो शायद समय आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, फुल्ली नोइंग फुल्ली वेल के रिटर्न्स थोड़े बैक एंडेड हो सकते हैं। ओके, ये एक आईटी पे इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से कावा सर का व्यू है। और लार्ज कैप आईटी में याद रखिएगा रिस्क फिर भी थोड़ा सा कम है, और जब आप नॉट एग्जैक्टली फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, जब मीडियम से लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पर आईटी को बाय करें। अच्छा सर, अब आते हैं कुछ ऐसे स्पेसिस पे जहाँ पे बहुत अच्छा स्विंग मिल चुका है हमको, मतलब आफ्टर स्पेशली दैट रेट पॉज। एनबीएफसीज, B2 को देख लीजिए आप, सारी की सारी, अगर मैं गोल्ड फाइनेंस कंपनी को छोड़ दूं सिर्फ, तो HFCs काफ़ी अच्छी चली, B2 काफ़ी अच्छा चले, M&M फाइनेंस को देखिए। सर यहाँ पे अगर आप एक बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं विद इन आई थिंक 3 से 4 महीने के अंतराल में, तो मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से क्या करना चाहिए? क्या ये एक उचित वक्त है अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का, या फिर अभी होल्ड करें इनको? मुझे लगता है कि एनबीएफसीज के लिए अभी भी टेलविंड बहुत स्ट्रांग है। नो डाउट, आपने जो कहा कि पिछले 3-4 महीनों में मोमेंट अच्छा बढ़ोतरी हुई है शेयर के दामों में, बट आप अगर देखेंगे तो एक तो क्रेडिट साइकिल उनके फेवर में है, क्रेडिट कॉस्ट साइकिल, तो उनकी बैलेंस शीट सब स्ट्रांग है एंड बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में उनकी एबिलिटी टू पास ऑन द राइजिंग कॉस्ट, राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट इज मच मोर बेटर देन द बैंक्स। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसीज, और कुछ एनबीएफसीज में कुछ अलग अलग ओवरहैंग भी था, तो वो भी सब क्लियर हो गया है। तो जो एंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट ओन्ड एनबीएफसीज उनके जो क्लीन अप होना था और उसमें जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो भी सब सेट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 4-5 एनबीएफसीज जो ब्रॉड बेस्ड है और कॉर्पोरेट ओन्ड है, वहां पर अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि नया इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। तो एनबीएफसीज में अभी भी पॉजिटिविटी रहना है, मुझे लगता है कि अभी भी इन्वेस्टर बने रहे, इन्वेस्टर्स अभी भी बने रहे। एक स्पेस जहां पर एक शानदार कमबैक आया है कृष्णा सर, वो है फार्मास्यूटिकल्स। बस फार्मा ही नहीं, पूरा डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में एक शानदार मोमेंटम है। क्या ये एक प्योर वैल्यूएशन कैचअप है या कुछ और है यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता है कि एज फार एज यूएस इज कंसर्न, वहां पे आप देखेंगे तो जेनरिक फार्मा, वो जेनरिक्स वगैरह के जो प्राइसिंग वगैरह वहां पे जो हर साल जिस हिसाब से दाम घटते हैं, तो वहां पे थोड़ी रुकावट आई है। एंड काफी फार्मा कंपनी हाई इनपुट प्राइसेस वगैरह से स्ट्रगल कर रही थी, तो वो भी पॉजिटिव हुआ है। तो ओवरऑल फार्मा स्पेस पिछले 18 महीने से वैसे भी स्टॉक प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव हो गए थे। तो एक तो वैल्यूएशन आपके फेवर में आ गए, प्लस बिजनेस फंडामेंटल्स में भी
पॉजिटिविटी आई है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स है जो फार्मा में बेटर किए हैं। क्रैम्स में भी जो बीच में जो इनपुट प्राइसेस वगैरह बढ़ने की वजह से जो कुछ स्टॉक्स वगैरह घटे थे, तो वो भी जो फार्मा से फोकस क्रैम्स है उनमें भी अभी आने वाले क्वार्टर्स में आपको काफी पॉजिटिविटी दिखेगी। तो ओवरऑल ये सेक्टर थोड़ा प्रेशर में भी था और वो भी वैल्यूएशन में भी फेवर में आ गया और बिजनेस एनवायरनमेंट भी उनके लिए बेटर होते जा रहा है। जो डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज है उनके लिए तो वैसे भी बिजनेस स्टेबल है, तो वहां पे तो ठीक है, पॉजिटिव है ही। बट आई थिंक यूएस फोकस जो बिजनेसेस में जो प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ा अपटिक बना हुआ है। अच्छा सर, ये अभी फार्मा का ही जिक्र हुआ, तो फार्मा में सबसे अच्छा मूव, मतलब मैं इस पूरे सेक्टर को इंक्लूड कर रहा हूँ जिसमें डायग्नोस्टिक ने पिछले एक महीने में अच्छा मूव दिया है, बट ये जो हॉस्पिटल स्टॉक्स थे सर, वो तो सारे के सारे ऑल टाइम हाई पे थे। लुक एट अपोलो, अपोलो मेरे ख्याल से अपने ऑल टाइम हाई से करीब 5-7% नीचे था, बट लुक एट मैक्स, लुक एट फोर्टिस, अच्छा मूव दिया यहाँ पे इन्होंने। इनको अभी होल्ड रखें और अभी इनके और कितना चलने की गुंजाइश नजर आ रही है आपको? मुझे थोड़ा सा वो फैक्टर ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो आप हॉस्पिटल्स का अगर कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि जितने भी आप रिटर्न रेशियोज वगैरह देखेंगे तो सब पैरामीटर्स में हॉस्पिटल स्टॉक्स काफी ओवर वैल्यूड है। तो आई वुड, मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि वहां पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग अगर इन्वेस्टर्स करें तो उनके लिए लाभदायक होगा। अच्छा कृष्णा सर, एक जरा व्यू दीजिए इस समय जो मैक्रो सिचुएशन है ग्लोबल और इंडियन दोनों, उसके हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं आपके हिसाब से? क्या अब सिस्टम में मान के चलें कि रेट कट्स होंगे? डॉलर को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? ये जो मैक्रो फैक्टर्स हैं ये आगे जाकर क्या हेडविंड बनेंगे या टेलविंड बनेंगे मार्केट के लिए? एज फार एज इंडिया, जैसे लोकल फैक्टर्स देखें, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है उसके बेसिस पे तो लग रहा है कि अपने आरबीआई ने जितने जो भी उनके मूव्स है, जो भी उनकी कथनी है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन पे फोकस्ड है जरूर, बट वो ये भी समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह दो पॉलिसी से आई थिंक उन्होंने पॉज पे रखा है, तो शायद नेक्स्ट 6 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट घटेंगे नहीं, बट लेकिन बढ़ने की भी संभावनाएं नहीं है। तो वो बहुत एक बड़ा पॉजिटिव है एज फार एज इंटरेस्ट रेट्स आर कंसर्न। दूसरा, इन्फ्लेशन भी लग रहा है कि कंट्रोल में आ रहा है। तो लोकल जो फैक्टर्स है ना, एक ही फैक्टर है कि अपने मॉनसून वगैरह किस हिसाब से पैन आउट होते हैं, उससे क्या रूरल इंडिया पे इम्पैक्ट हो सकता है। अदरवाइज लोकली जितने भी फैक्टर्स है वो सब पॉजिटिव है। गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो उनकी स्पेंडिंग है, तो उसकी वजह से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वगैरह के ओवरऑल इकोसिस्टम में जो लिक्विडिटी वगैरह वो भी बेटर है। तो लोकल फैक्टर्स में तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चैलेंजेस आपको आ सकता है वो ओवरसीज से आ सकता है कि वहां पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है यूएस में कि इंटरेस्ट रेट पीक हो गए हैं या थोड़ा सा और वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है। दूसरा, वहां पर कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी नेगेटिविटी है। तो वो अपने मार्च में देखे थे कि वहां पे जो रीजनल बैंक्स में इश्यू हुए, आई थिंक नेक्स्ट 6 महीने में बोल रहे हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके वहां पे काफी रिस्क है सिस्टम में। तो वो कैसे पैन आउट होगा पता नहीं, बट मुझे लगता है कि हर समय कुछ ना कुछ ग्लोबल मैक्रोस तो नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए वही बेहतर होगा कि वो अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करें, उसके फंडामेंटल्स को ध्यान में रखें और उसके हिसाब से अपना सौदा करते रहे। नहीं तो आप मार्च में तो इतने ब्लड ऑन द स्ट्रीट था, फंडामेंटल्स तो स्टॉक्स के वही थे और आज अपने 20% ऊपर है इंडेक्स पे। इट्स बेटर टू फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स, जबकि ग्लोबल मैक्रोस को ध्यान में रखिए, वे ज्यादा सौदा मत कीजिए। चलिए कृष्णा सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे। चलिए कुछ और ट्रेड्स खोजने की कोशिश करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स पर ध्यान रखिए खास तौर से। आज सुबह सुबह हमने औरोबिंदो डिस्कस किया था स्पॉटलाइट में, अब एग्जैक्टली डे हाई पर, निफ्टी फार्मा डे हाई पर। और वीरो अब लुपिन देखिए, ये हमने उस दिन बात की थी कि जब वो स्पॉटलाइट में लिखा था कि उस दिन शायद ना चले स्टॉक, क्योंकि पहले चल चुका था और अच्छा खासा करेक्शन भी आया, लेकिन अब 2 दिन में वापस अच्छे मूव्स यहाँ पर। आज क्लियरली यहाँ पर मोमेंटम
बिल्कुल ल्यूपिन स्टार ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर आएगा। मतलब ल्यूपिन ग्लेनमार्क सब के सब अगर आप देखें, चलिए 870 ल्यूपिन का, 872 का हाई लगाया और ग्लेनमार्क में क्या कॉल थी। और अच्छा एक बार जरा आप लेके आइएगा अच्छा एक चीज याद रखिएगा, मैं शायद जो जब कारवासा से बात चल रही थी उस वक्त देखा था, लुक एट निफ्टी फार्मा इंडेक्स 13288 इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, यानी ये ऑलमोस्ट नवंबर 2022 के बाद का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। सचिन डायरेक्टर साहब है ना हमारे साथ अभी, एक व्यू मैं उनसे एक्सिस बैंक पे लूंगा थोड़ा सा। अच्छा अमित जी हैं, अमित जी जरा एक्सिस बैंक को देखिएगा, आज बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम है ही नहीं। आई थिंक जो शुक्रवार को था या फिर जो गुरुवार को था। लुक एट एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक काफी समय बाद, अमित जी लगभग 5 मई के बाद अपना 20 डे टेस्ट कर रहा है। आपका व्यू क्या है इस वक्त एक्सिस बैंक पे अमित जी? वीरेंद्र जी, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्टॉक डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ आता है, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटाइल मार्केट है। मैं वेट करूंगा एक बार 10 डेमा जो कि लगभग 960 962 के आसपास है, अगर उसको स्टॉक 963 के आसपास है, अगर इंट्राडे उसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाऊंगा। इन दैट केस एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा 953 का फॉर अ टारगेट ऑफ 985। व्यू बुलिश है बट सब्जेक्ट टू एक्सिस बैंक क्रॉसिंग 963 लेवल्स। एक्सिस बैंक, अच्छा डॉक्टर लाल का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा। मेट्रोपोलिस में अच्छी बाइंग देखी थी आपने, अब डॉक्टर लाल इस समय एक अच्छा मूव आपको दिखा रहा है स्क्रीन पर, और इनफैक्ट दोनों डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस दोनों में अच्छे मूव्स रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक बाइंग शुरू हुई है, HPCL इस समय डे हाई पर, उसके अलावा भारत फोर्ज में एक अच्छा मूव, और जी एंटरटेनमेंट ये एक स्टॉक है जहाँ पर अच्छे मूव। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव। एस्ट्रल, एक बार एस्ट्रल लेकर आइए, एस्ट्रल फिर से इस समय डे हाई पर। अमित जी कोई व्यू एस्ट्रल पर? अनुज जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। इस केस में भी हमने देखा है कंसोलिडेट अपमूव के बाद कंसोलिडेशन हुआ, जिसने अब 10 डेमा पे रेस्ट करके परसों के दिन एक पिन बार कैंडल देखी थी, आज एक फॉलो अप कैंडल देख रहे हैं। तो इसका रिन्यूड मोमेंटम है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो बाय यहाँ पे बनाया जा सकता है। आज का जो लो है लगभग 1945 का, उसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट्स 2020 से 2040 के रहेंगे। ओके चलिए फिर अमित जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, स्वाति जी आपका भी शुक्रिया। और अब इस शो पर पूर्ण विराम लगाने का समय आ गया है, और वीरू और मुझे